Hello and welcome once again everyone in IB Technical Classes. तो दिस इज़ आवर थर्ड सेशन ऑफ नेटवर्क सर्किट और इस सेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड अदर इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेशन जो कि है नेटवर्क सर्किट का। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ईएमएफ के बारे में, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या था ईएमएफ? ईएमएफ is the force which pushes the charge to flow through any conducting loop. ईएमएफ क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो कि चार्ज को पुश करता है। क्या किस लिए पुश करता है? टू फ्लो, बहने में। कहाँ? किसी लूप में, किसी कंडक्टिंग बॉडी में, किसी सर्किट में, कि चार्ज को फ्लो करने के लिए जो भी फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। और हमने क्या पढ़ा था? यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, the direction of flow of current is always positive to the direction of flow of charge, that is electron. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा फ्लो ऑफ करंट। ये हमने इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हमने देखा था यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। हमने कनेक्शन, बैटरी का कनेक्शन, हमने जो सोर्स का कनेक्शन है वो इस तरीके से कनेक्ट किया है, प्लस इधर माइनस इधर। आप लोग को पता है प्लस साइन अट्रैक्ट करता है नेगेटिव साइन को, एंड देन इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है देन द फ्लो ऑफ करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये सब हमने कुछ चीज़ पढ़ लिया था। आज हम कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कुछ ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिससे कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इन सभी चीज़ों से आप लोग को डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये सब पॉइंट्स क्या हैं? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स। लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आप लोग को मैं कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। विदाउट नोइंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को इन चीज़ों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इनको समझाने से पहले हम लोग सबसे स्टार्टिंग से चलते हैं। पोटेंशियल, चार्ज, वोल्टेज, इन सभी चीज़ों से पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, ये कैसे हुई, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तब हम स्टार्ट करेंगे समझना कि पोटेंशियल किसको कहते हैं, वोल्टेज किसको कहते हैं, वोल्टेज डिफरेंस किसको, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, करंट किसको कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ईएमएफ इसलिए पढ़ा था कि ये एक फोर्स है, हम कुछ बताने के लिए कि इलेक्ट्रिकल से ये कैसे कनेक्टेड है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स। उससे भी पहले का चीज़ कि ये जो ईएमएफ है वो आया कहाँ से, ईएमएफ जनरेट कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें चलिए स्टार्ट कैसे हुई। तो सबसे बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं, जो कि 11th क्लास का जो 11th करके आए थे होंगे इनको थोड़ा सा आइडिया होगा इस चीज़ का। तो 11th के कॉन्सेप्ट से या फिर कहें हम लोग सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन थ्योरी शॉर्ट में समझते जाएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि इन चीज़ों को डिटेल में आपको पढ़ाने जा रहे हैं रवि सर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में। तो इन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट में समझते जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एक एटम होता है, वो एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो किस तरीके से रहता है और किसका प्लेसमेंट उस एटम में कहाँ होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। सेंटर में जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस सेंटर में दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाहर के ऑर्बिट में, एटम के बाहर एक ऑर्बिट होता है, एक इस तरीके से इनविजिबल एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है। जिस तरह के सोलर सिस्टम में कोई भी प्लैनेट एक ऑर्बिट में रोटेशन करता है, एक अपने पाथ पे रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसी तरीके से इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन
इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके और इस ऑर्बिट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये गोल गोल रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ध्यान से देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। वहीं पर दूसरी जगह प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्जेस में आप डिफरेंस एक देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव साइन है एंड प्रोटॉन में यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एग्जैक्टली सेम चार्ज होते हैं, सिर्फ उनका पोलैरिटी डिफरेंस होता है। पोलैरिटी डिफरेंस होता है मतलब एक पर पॉजिटिव होता है और दूसरे पर नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्जेस है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारा चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जब पूछा जाएगा, आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव से, इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस कितने होते हैं, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन पर चार्ज कितने होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एग्जैक्टली सेम चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन पे हम लोग चार्ज क्या रखते हैं, प्लस चार्ज रखते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और जहाँ तक अगर आप लोग को पता होगा तो जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस पे नो चार्ज, उस न्यूक्लियस पे कोई चार्ज नहीं होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल होता है और उस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो पूरा यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। मतलब इस पे जितना माइनस है उतना ही नेगेटिव आपके प्रोटॉन पर है, जितना नेगेटिव आपके इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही नेगेटिव आपके प्रोटॉन पर है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। मतलब क्या हो गया कि अगर एक पॉजिटिव उतना ही पॉजिटिव है और उतना ही नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मतलब एक एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर कोई एटम है, अगर कोई सिंगल एटम है तो उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और दोनों का चार्ज एग्जैक्टली एक दूसरे से अपोजिट में होता है। मतलब एक एटम बिल्कुल न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस कितना होता है। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवरी आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा डिस्कवरी और इन्वेंशन में। इन्वेंशन जो कुछ नया खोजा गया हो और कुछ नया बनाया गया हो, और डिस्कवरी जो कुछ खोजा गया हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन्वेंशन जो कुछ नया बना हो उसको इन्वेंशन बोलते हैं, और डिस्कवरी मीन्स जो कुछ नया खोजा गया, वो पहले से है बस उसको खोज के निकाला गया है और समझाया गया है, दैट इज डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, सर जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको नोट डाउन करके रखिएगा। दिस इज फॉर इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चीज और हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, masses of all the things. Mass 9.11 into 10 raised power minus 31 kg इलेक्ट्रॉन का मास है। एंड वहीं पर अगर हम देखें तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा
प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज। आपने तो देख लिया कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये नेगेटिव और लेकिन ये चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रॉन में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये चार्ज होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं ये चार्ज होता क्या है। चार्ज एक ऐसा इनविजिबल फोर्स होता है, चार्ज एक इनविजिबल फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी को, किसी भी दो बॉडी को या तो आपस में अट्रैक्ट करता हो, आपस में खींचता हो, या तो रिपल्स करता हो, एक दूसरे से दूर जाने के लिए ताकत लगाता हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। चार्ज इज इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल या कह सकते हैं इनविजिबल फोर्स है जो कि दो बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। ये एक इमेजिनरी फोर्स है और एक इमेजिनरी चीज़ है, ये दिख नहीं सकता है, इसे कोई देख नहीं सकता है। इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि चार्ज कुछ इस तरीके से होता है कि ये किसी दो बॉडी के रिपल्सन के लिए या किसी दो बॉडी के अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा। व्हाट इज चार्ज? इट इज द imaginary phenomena by which any substance experience force of attraction or repulsion। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन मतलब जो आपस में एक दूसरे के तरफ खींचता हो, और रिपल्सन मतलब जो दूर भेजता हो। अगर आप एक दूसरे के तरफ खींच रहा है दैट इज अट्रैक्शन, और एक दूसरे से दूर भेज रहा है तो वो क्या हो गया? रिपल्सन। तो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट इट इज द इमेजिनरी फेनोमेना। ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, एक फेनोमेना है, बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन करता है। अब कौन किसको अट्रैक्ट करता है, कौन किसको रिपल्स करता है, ये देखेंगे। तो बाय द डेफिनेशन हम लोग देखेंगे हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्सन होगा। कोई भी सेम चार्ज, कोई भी सेम तरह का चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स देगा, और दो डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, अगर नेगेटिव और नेगेटिव होगा तो भी रिपल्सन। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा देन वो क्या हो गया? अट्रैक्शन। ठीक है, दो डिफरेंट चार्ज क्या होगा? अगर आप सेम चार्ज रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, देन वो आपस में एक दूसरे को दूर करेगा, एक दूसरे को दूर जाने के लिए फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर वहीं पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है देन वो आपस में एक दूसरे को खींचने के लिए फोर्स लगाएगा, वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा। इसी थ्योरी पे बेस्ड हमारा जो प्रीवियस टॉपिक पे जो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किस तरीके से अगर हम सोर्स को पॉजिटिव इधर लगाते हैं और नेगेटिव इधर लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों करेगा? तो वो आज हमने देखा क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? हमारा यहाँ का पॉजिटिव। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में फ्लो होता है वो किसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है। क्यों एंटर करता है? क्योंकि सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होने के कारण उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। और क्योंकि अब फोर्स, अब इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो बैटरी के पॉजिटिव सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, लेकिन करंट क्या हो रहा है? करंट वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा
तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो करंट हमेशा ये याद रखिएगा, ये चीज़ हमेशा पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग जान गए पहले तो चार्ज क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, करंट क्या होता है। ये हो गया हमारा करंट। पहले हमने पढ़ा चार्ज, पहले हमने पढ़ा ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, एक फोर्स है जो चार्ज को फ्लो कराता है। फिर हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट क्या होता है। अब जब ये अभी जैसे आप लोग पहले पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब अगर कुछ समय में हम कुछ दूरी तय करते हैं और तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं, कि डिस्टेंस बाय टाइम। उसी तरीके से अगर कुछ दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करता है, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब करंट आई, इसको हम बोल सकते हैं Q अपॉन टी। चार्ज, चार्ज का यूनिट है कूलाम। जो चार्ज है कूलाम से, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। यहाँ पर एक चीज हम लोग भूल गए, यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ठीक है, तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जितने समय में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हम उसको करंट कहते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। रेट ऑफ, आप लोग मैथ्स में पढ़ रहे होंगे डिफरेंशिएशन, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। जिस रेट से टाइम चेंज होती, जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाता है वैसे वैसे अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर चेंज होते जाता है देन उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट क्या है, सिंपली द फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, पोटेंशियल। तो पढ़ेंगे पहले हम लोग पोटेंशियल। तो ये जानने से पहले कि पोटेंशियल होता क्या है, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि अगर कोई एक स्पेस है, अगर कोई एक खाली जगह है, उसमें अगर कोई चार्ज ला के रख दिया जाए, अगर कोई चार्ज ला के रख दिया जाए तो वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, एक एरिया बनाएगा। एक फिक्स्ड एरिया तक, एक लिमिटेड एरिया तक वो क्या करेगा, अपना एक फील्ड जनरेट करेगा, अपना एक फोर्स जनरेट करेगा। अगर आप इस फील्ड में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, अगर आप इस फील्ड में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लाना चाहते हैं कहीं किसी ऐसे जगह से जहाँ पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, इसके आसपास कोई एक चार्ज अवेलेबल नहीं है, आप इसको उठा के इस चार्ज के फील्ड में लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। पोटेंशियल यही होता है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग एनी पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी एक पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, कहाँ से लाना है, ब्रिंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब है इसके एरिया के बाहर से, इस चार्ज के एरिया के बाहर से। अब वो या तो यहाँ हो, या तो यहाँ हो, या तो यहाँ हो, या तो कहीं दूर हो, इन्फिनिटी पर। आपको अगर वहाँ से किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है उस एरिया के अंदर, तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। देन दैट इज कॉल्ड, वो वर्क डन, जो वर्क किया जाएगा उसको वहाँ से ला के उठा के इस फील्ड के अंदर लाने में, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो इसको बाय डेफिनेशन कैसे बोलेंगे हम लोग, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट ए था, कहाँ, इन्फिनिटी पे, यहाँ से आप लाके इसको कहाँ ले आए, पॉइंट बी पे ले आए। तो आपको जितना इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन करने की आवश्यकता पड़ी, जितना वर्क डन किए आप, उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, एक फिजिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं। आप लोग फिजिक्स अगर पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे तो उसमें क्या था, दो तरह की एनर्जी थी हमारे पास, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। क्या था उसमें,
कि अगर आप मान लीजिए आप किसी ईंटा को उठा लिए हैं, आप किसी ईंटा को उठाए या किसी भारी से पत्थर को उठाए और अपने कंधे पर रखे हुए हैं। अब भले ही आप उस जगह पर से नहीं हिलिएगा, लेकिन अगर उस पत्थर को आप ज़मीन से एक फिक्स्ड हाइट पर उठा के अपने कंधे पर रखे रहिएगा थोड़े देर तक, तो आप थक जाइएगा और वापस से आप उठा के उसको ज़मीन पर रख दीजिए। तो कोई बोलेगा कि आपने कुछ काम किया, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं, आप कोई काम नहीं किए। आप उस पत्थर को उठाए, कंधे पर आधे घंटे रखे और वहीं पे वापस रख दिए, लेकिन फिर भी आप थक गए। मतलब आपने कुछ काम तो किया, लेकिन वो काम दिखा नहीं, कुछ काम हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप थके। तो वहाँ पे क्या हुआ? आपने पोटेंशियल एनर्जी लगाया, उस पत्थर को उठा के एक हाइट पर ले गए, एक ज़मीन से लेकर उसको ज़ीरो हाइट से लेकर आप एच हाइट तक ले गए, अपने कंधे तक हाइट तक ले गए, उसको रोक के रखा। रोक के रखा मतलब आपने उसको एक पोटेंशियल एनर्जी दी। आपने कुछ काम किया, उसको ज़मीन से लेकर अपने कंधे तक उठाने के लिए आपने काम किया और आपका एनर्जी लगा और आप थक गए। उसी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल है, आप कुछ नहीं किए, आप सिर्फ इसको यहाँ से एक चार्ज को यहाँ से उठा के आप इस फील्ड में ले आए। क्योंकि ये फील्ड है और इसका एरिया है ये, तो आपको यहाँ से इसके अंदर लाने में आपको एक फोर्स फुल महसूस होगा। या तो वो पॉजिटिव रिपल्सिव हो या तो अट्रैक्टिव हो, कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस चार्ज। लेकिन अगर आप इसको ला रहे हैं तो आपको एक फोर्स फील होगा, उसके कारण आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपका एनर्जी लॉस होगा। तो इस वर्क को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल का एक सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोटेंशियल इज it is the work done to bring any positive any unit positive charge from infinity to any point inside an electric field। ठीक है, तो इसे क्या है? इट इज़ अ वर्क डन। ये एक काम है। किस लिए काम? ये काम कहाँ क्या किया गया? किसी भी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया गया कहाँ से? इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दूर अनंत, वो आप कहीं से भी लाइए, बिल्कुल या तो बिल्कुल पास से लाइए या तो दूर से लाइए, सिर्फ आपका वो चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, वो फील्ड से बाहर रहना चाहिए। प्रीवियस जो दूसरे इलेक्ट्रॉन या दूसरे प्रोटॉन या दूसरे किसी भी चार्ज का फील्ड है, उससे आपका बाहर होना चाहिए। उससे बाहर से अगर आप उसके उसके फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो आपको कुछ काम करना पड़ता है, देन दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। ये तो हो गया आपका पोटेंशियल का। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। यूनिट इज वोल्ट एंड इट इज गिवन बाय वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज, मतलब W/E। इसको और हम बोल सकते हैं जूल अपॉन कूलम्ब। जूल अपॉन कूलम्ब, दैट इज वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपका हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि वोल्ट का अदर डेफिनेशन क्या है, वोल्ट का अदर चीज़ क्या है, या अदर इसको किस तरीके से बोल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द कूलम्ब, जो वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज जूल अपॉन कूलम्ब। ये तो हो गया आपका पोटेंशियल। अब हम जानेंगे इससे और सिंपल, अब हमें समझना आसान हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल अगर समझ में आ गया किसी काम को करने में, अगर किसी एक यूनिट चार्ज को उठा के किसी एक फील्ड के अंदर लाने में वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्या? किसी एक चार्ज पर अगर कोई ताकत लग रहा है, अगर कोई वर्क डन हो रहा है, और एक दूसरे चार्ज पर, दोनों में काम किया जा रहा है, दोनों में अगर डिफरेंस क्रिएट हुआ कि अगर एक चार्ज को उठा के लाए हम यहाँ तक, तो हमको कुछ और काम, थोड़ा सा काम करना पड़ा, लेकिन वहीं दूसरे चार्ज को हम इस फील्ड में लेके आए
तो हमको दूसरा काम करना पड़ा, थोड़ा और ज़्यादा काम करना पड़ा, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मेट में। और नेक्स्ट चीज़ क्या था हम लोग का, वोल्टेज। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आता है हमारा, वोल्टेज क्या है। ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। लाइक अगर यहाँ पर आपका 5 वोल्ट है और दूसरे पॉइंट पर आपका 3 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। उसी तरीके से इसको हम इसलिए वोल्टेज बोलते हैं क्योंकि जब एक आप लोग देखे होंगे बैटरी रहता है, सोर्स, दैट इज वोल्टेज सोर्स अगर किसी को हम ले रहे हैं, ये एक बैटरी है, दिस इज अ प्लस, दिस इज अ माइनस, देन इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होगा। यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यहाँ पर कुछ और चार्ज है, यहाँ पर कुछ और चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। हमने करंट पढ़ा, हमने वोल्टेज पढ़ा, हमने ईएमएफ पढ़ा। अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आता है हमारा, या इम्पॉर्टेंट थ्योरी आता है, एक लॉ आता है, वो है ओम्स लॉ। ये जो ओम्स लॉ है ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये आपको हमेशा पूछा जाएगा और ये जो ओम्स लॉ है ये हमेशा यूज होगा। ये बेसिक लॉ है, ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ओम्स लॉ को पहले हम लोग सिंपल भाषा में जानते हैं या सिंपल फॉर्मूला से जानते हैं। ओम्स लॉ इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कहने का मतलब है ये जो वोल्टेज है किसी भी सर्किट में, ये जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसी भी सर्किट का वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये एक प्रॉपर ओम्स लॉ है। इसके पीछे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों, इसका ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में, इसके कुछ अलग अलग कंडीशंस है कि हर कंडीशन में ये जो वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शन ही होगा। मतलब सबसे पहले ये प्रोपोर्शन जानने का कोशिश करते हैं। ये प्रोपोर्शनल मतलब कहते किसको है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब I अगर घटेगा, I अगर बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, और I अगर घट जाता है तो V भी घट जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे I चेंज होगा उस तरीके से V भी चेंज होगा। दूसरा टर्म आप लोग आगे पढ़ेंगे कभी, X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब होता है कि अगर कोई टर्म Y बढ़ेगा तो टर्म X डिक्रीज होगा, अगर Y इंक्रीज करेगा तो X डिक्रीज करेगा। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V बढ़ेगा जैसे जैसे I बढ़ेगा, V घटेगा जैसे जैसे I घटेगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट लॉ है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। सिंपल ये पहले समझते हैं ये ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ स्टेट्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब, क्यों, कैसे, किस कंडीशंस में, किस पैरामीटर पे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले सिंपल समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है अगर हम V को इंक्रीज करेंगे, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज हमारा बढ़ेगा, देन हमारा जो करंट है इन द सर्किट विल ऑल्सो इंक्रीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये है। अगर यहीं पर कहा होता दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर ये कहा होता कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमारा क्या होता, जैसे जैसे V बढ़ेगा
वैसे वैसे आई घटता। ठीक है, तो आप लोग एक जोड़ों की में हो सकता था आपको कन्फ्यूज़न हो कि प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, तो मैंने ये बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब v के बढ़ने पर i भी बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर रहता कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो v के बढ़ने पर क्या होता, करंट घट जाता, वोल्टेज के बढ़ने पर करंट घट जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, वोल्टेज इज कंटिन्यूसली प्रोपोर्शनल टू करंट, कब तक, टिल द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल रिमेन्स सेम, और वी कैन से दैट द फिजिकल पैरामीटर ऑफ एनी मटेरियल इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है, इसको सिंपल भाषा में समझिए, वोल्टेज दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन, कब तक वोल्टेज जो है करंट के प्रोपोर्शनल होगा, टिल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का आप लोग कॉन्सेप्ट मैथ्स में भी पढ़ेंगे, तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा सिर्फ कहता क्या है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जब फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, और अब ये फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है आपका, रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं जिस मटेरियल से आपका कोई भी कंडक्टर, कोई भी वायर बना है। और क्या चाहे फिजिकल क्वांटिटीज में आएगा, टेम्परेचर। जब तक किसी भी मटेरियल का, अगर आप एक वायर लिए हैं तो उसमें उसके अक्रॉस वोल्टेज दिए हैं, हम एक सर्किट बनाया, यहाँ पे एक सर्किट बनाए और यहाँ पर एक हम वोल्टेज सोर्स लगाए, तो इस सर्किट में जो करंट है I वो V के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, V के प्रोपोर्शनल होगा, कब तक, जब तक अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो है R वो कांस्टेंट रहेगा, और इसमें जो हीट मिल रहा है, जो गर्म हो रहा है, ये वायर गर्म हो रहा है, रेजिस्टेंस गर्म हो रहा है, ये जो मटेरियल है, ये अगर किसी मटेरियल का बना हुआ है, ये मटेरियल अगर गर्म ना हो, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो। क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर से वेरी करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर होते जाएगा, गर्म होते जाएगा, वो उसका रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा। जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग उस समय वो पढ़ेंगे। तो जब तक ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, तब तक हमारा ये लॉ काम करेगा। जो ओम्स लॉ है ये तभी तक काम करेगा, V तभी तक प्रोपोर्शनल होगा I के, वोल्टेज तब तक ही प्रोपोर्शनल होगा I के, जब तक कि आपका फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, जो मटेरियल बन रहा है वो सारा सेम हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका एक जगह पर इसका डिफरेंट मटेरियल का बना हो और दूसरी जगह पर आपका डिफरेंट मटेरियल का बना हो, तो यहाँ पर ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। या फिर इसका टेम्परेचर, जब स्टार्ट किए थे हम सर्किट बनाना तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, और थोड़ी देर बाद जब काम किया तो ये 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो भी आपका पैरामीटर चेंज कर जाएगा, ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस आपका कुछ था और 10 मिनट के बाद रेजिस्टेंस आपका R2 हो गया R1 से, तो क्या होगा, आपका ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा उस केस में। तो ओम्स लॉ को वैलिड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल क्वांटिटीज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी ये ओम्स लॉ आपका काम करेगा। तो अब ओम्स लॉ को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। क्या हम लोग अभी पढ़े, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन इस तरीके से तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, यूज़ कांस्टेंट। सिमिलरली जब यहाँ पर V को हटा के, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम यहाँ पे इज इक्वल टू डालेंगे, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर, एक कांस्टेंट क्या मिलेगा, R, जिसको कि वेयर R इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा रेजिस्टेंस का। क्या कि जब ओम्स लॉ में
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम लोग इक्वल्स का साइन डालें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंक्लूड हुआ, दैट इज आर। तो अब ओम्स लॉ हमारा क्या बनता है, V फाइनल ओम्स लॉ हमारा कहता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। V is directly proportional to current until and unless any physical quantity changes। जब तक कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा। अगर आपका कोई भी पैरामीटर चेंज हो जाता है आपका ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो ओम्स लॉ को सिंपल डेफिनेशन में पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ states that voltage V is proportional to current I as long as, मतलब जब तक, as long as all the physical parameter remain unchanged, जब तक वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, Ohm's law states that the voltage V is proportional to the current I as long as all the physical parameter remain changed। और physical parameter से कहने का मतलब है material should be constant, जो material है वो पूरे यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा, जो रेजिस्टेंस है आपका उस मटेरियल का वो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। V is directly proportional to I, and as V changes, proportionality changes, V is equal to I into R, where V is equal to voltage, I is equal to current, and R is equal to resistance। तो अगले क्लास में आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कंफर्म न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो टॉपिक स्टार्ट होगा, विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।